नया IBM 7 हौसला है। विश्लेषण, प्रशंसा, आलोचना सब हो रही है, लेकिन इतने बड़े देश में एक वर्ष की समीक्षा इतनी आसान नहीं होती। थोड़ा अन्याय भी है। कोई भी सरकार और विशेषकर ऐसे देश की सरकार जिसमें 120 करोड़ लोग रहते हों, उसमें पैर जमाने में समय लगता है। उसके बाद भी मोटे तौर पर पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। इन पिछले एक साल में मोदी जी क्या करना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, वो नजर आती हैं। यदि आप देखेंगे तो उनके कुछ बयान इस प्रकार के रहे हैं। जब भारत में होते हैं तो कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ। विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी वजह से बड़ा देश मजबूत हो गया। महान व्यक्ति हैं। एक वर्ष में उन्होंने भारत का नक्शा पलट दिया। ऐसा भारत जहां पहले अपने आप को शर्म महसूस करते थे भारतीय, आज मोदी जी की वजह से गर्व महसूस करते हैं। 56 इंच का सीना हो गया। 56 इंच का सीना नजर नहीं आता, लेकिन किस बात पर गर्व कर रहे हैं? जितनी भी अभी तक उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, उन उपलब्धियों में एक भी उपलब्धि वो नहीं है जिसका उन्होंने शुभारंभ किया हो। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसका श्रेय सीधा मोदी जी को दिया जा सके। मैं मोटे तौर पर बात करता हूं। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, ये उनका नारा रहा है। बिल्कुल सही किया है। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। व्हाट इज दैट मिनिमम गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO। सारी चीजें, प्रशासन और शासन की गंगोत्री जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है। अभी तक, यहां तक कि अटल जी के कार्यकाल में भी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स में गृह मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते थे, और जिस विभाग का प्रकरण होता था उसके मंत्री होते थे। पर्सनल डिपार्टमेंट अपना प्रस्ताव उसके माध्यम से भेजते थे। लेकिन मोदी जी ने मिनिमम गवर्नमेंट कर दी। सीधा सेक्रेटरी पर्सनल अपना प्रस्ताव कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेजते हैं और वहां से निर्णय हो जाता है और गृह मंत्री जी को सूचनार्थ भेज दिया जाता है। मैं राजनाथ सिंह जी की धैर्य की प्रशंसा करता हूं। दूसरा कोई होता तो 1 मिनट नहीं टिकता, और मेरा जैसा व्यक्ति तो टिकता भी नहीं और बनाते भी नहीं। आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं, PMO कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस है यूपीए सरकार में, लेकिन मूल रूप से मोदी जी का जहन इंस्टीट्यूशंस के पक्ष में कभी नहीं रहा। 11 साल तक गुजरात में लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ।
नियुक्ति तक नहीं हुई। वही हाल अब यहां है। सीवीसी में पद खाली, सीआईसी में पद खाली, लोकपाल के गठन की शुरुआत नहीं हुई, कैबिनेट सेक्रेटरी को एक और एक्सटेंशन, अनेक पद खाली पड़े हुए हैं। 1 साल पूरा हो गया, लेकिन इसको पॉलिसी पैरालिसिस के साथ साथ गवर्नेंस पैरालिसिस की संज्ञा कोई दे नहीं रहा है। चलिए यू टर्न की बात करें। मुझे याद है, मैं जब चीफ मिनिस्टर था, हमारे अटल जी की सरकार थी, वैट लगाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने इसको स्वीकार किया, और मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने वैट लगाया। 2004 में सरकार बदली तो भाजपा भी पलट गई। 2004 के बाद भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने वैट का विरोध करना चालू कर दिया। जीएसटी हम लाना चाहते थे, तब भाजपा उसका विरोध करती थी। अब जीएसटी लाने के लिए वे समर्थन कर रहे हैं। इंश्योरेंस में 51% एफडीआई के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, भाजपा ने उसका विरोध किया। अब वो उसका ये श्रेय ले रहे हैं। आधार कार्ड हमने जब बनाया, उन्होंने उसका विरोध किया, अब उसका श्रेय ले रहे हैं। एफडीआई इन रिटेल, तब उन्होंने विरोध किया, अब उसका श्रेय ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया का आप श्रेय ले रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब राजीव गांधी जी सुपर कंप्यूटर ला रहे थे तो भाजपा ने ही उसका विरोध किया था। बुनियादी तौर पर अगर आप देखेंगे तो अभी बांग्लादेश के सर्वसम्मति से जो बिल पास किया समझौते का, उसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने, जब वो विपक्ष में थे, उसका विरोध किया। चाहे पाकिस्तान का रिश्ता हो, चाहे चीन के साथ रिश्ता हो, वही बात है डीजल के डीरेगुलेशन की। जब डीजल के भाव 115, हमारे क्रूड ऑयल के भाव $110-115 प्रति बैरल थे, तब भी पेट्रोल 70 रुपये लीटर था। अब जब भाव उतर के 55-60 डॉलर प्रति बैरल आ गए, आज भी उतने ही भाव है। यानी कि कंज्यूमर को जो फायदा होना चाहिए था, वो फायदा नहीं मिला। फायदा किसको हुआ? 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, और इस टैक्स बढ़ाने से हजारों करोड़ का बेनिफिट राज्य सरकार को हुआ, लेकिन यह बेनिफिट कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा। राम माधव जी मेरे सामने बैठे हैं, आज मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा। एफडीआई की ये इन्होंने प्रशंसा की कि एफडीआई बढ़ोतरी हो गई। राम माधव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वदेशी मंच कहां गया आपका? जिस स्वदेशी मंच जो है एफडीआई का विरोध करता था, आपका भी जिस प्रकार से हृदय परिवर्तन हो रहा है, मुझे दुख होता है। राम माधव जी, जरा गोविंदाचार्य जी से पूछ लीजिए, उनका क्या कहना है एफडीआई के बारे में, उनका क्या कहना है लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में। कहना का मेरा मतलब यही है कि ये सरकार 1 साल में कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन जिन यूपीए की सरकार के नीतियों का विरोध करते रहे, उसका श्रेय लेने में इन्होंने कमी नहीं की। जनधन योजना क्या होती है? इंक्लूसिव बैंकिंग। इंक्लूसिव बैंकिंग कब चालू हुई? 2010-2011 में। और
आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स हैं, 72% खातों में जीरो अकाउंट है, जीरो डिपॉजिट है। लेकिन विदेशों में जाकर वाहवाही लूटना, यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। जहां जाते हैं मोदी 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 होता है। यह कैप्टिव ऑडियंस कहां से आता है? राम माधव जी हमें बता दें कि यह कैप्टिव ऑडियंस कहां से आता है। कहीं गुजरात से एक्सपोर्ट तो नहीं होता? मेक इन इंडिया वाली बात होती है। भाई किसने मना किया मेक इन इंडिया मत करो, लेकिन मेक इन इंडिया के एनवायरनमेंट तो तैयार करो। आज स्टील की हालत क्या है? आप श्रेय लेते हैं कोयले में हमने 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन श्रीमान जब हम चाहते थे ऑक्शन हो, आपने विरोध क्यों किया? आपके राज्य सरकार के राज्य मंत्री मुख्यमंत्री ने विरोध क्यों किया? हम तो 2005 से चाहते थे कि ऑक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लेकिन आपके मुख्यमंत्रियों ने सामूहिक तौर पर उसका विरोध किया और आज उसका आप श्रेय ले रहे हैं। मेरा इतना ही आपसे कहना है कि मोदी जी की सरकार अगर किसी में सफल हुई है तो पैकेजिंग में सफल हुई है, मार्केटिंग में सफल हुई है। गजब की मार्केटिंग है भाई, कोई बराबरी दूसरा नहीं कर सकता। हमारी योजना, लेकिन पैकेजिंग मोदी की, मार्केटिंग जबरदस्त। विदेशों में जाकर 60 साल में, यहां तो कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ, बाहर जाके 56 इंच का सीना ठोक के कहते हैं। मैंने नापा नहीं है, उनका टेलर से भी मैंने कोशिश की बात करने की, भाई 56 इंच का सीना है भी कि नहीं है, पता नहीं लग पाया। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, मार्केटिंग के गुरु अगर कोई इस देश में आज है तो भाई नरेंद्र मोदी है। इसको मैं, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होने के बावजूद भी बेच लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है। अब जुमला, अरे भाई आप चीख चीख के कहते थे काला धन ले आएंगे। एक वो आंख मटकाता हुआ बाबा साथ में है, वो कहता था 400 लाख करोड़ विदेशों में है, और मोदी जी उनके साथ खड़े होकर कहते थे। अरुण जेटली जी की बात पर मुझे बहुत दुख हुआ, उस व्यक्ति की तुलना उन्होंने महात्मा गांधी से कर डाली। शर्म आना चाहिए अरुण जेटली जी आपको। आपने उस व्यक्ति की जो कि अपने आप को झूठे सच्चे पुत्र बीजक उत्पादन औषधि बेचता है, ये ऐसे व्यक्ति को आपने महात्मा गांधी के साथ तुलना कर डाली। काला धन ले आएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए जमा करा देंगे परिवार को। कई लोगों ने तो उधार ले लिए कि 15 लाख आ तो रहे, मोदी जी ने कहा है, अब वसूली चालू हो रही है। ऐसे अनेक जुमले हैं जिनको मैं सुनाऊं तो आपने समय सीमा रखा है, इसलिए सुमित जी अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आखिरी बात कहना चाहता हूं, हर सोशल सेक्टर में कमी कर दी, हेल्थ में, एजुकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, हर सोशल सेक्टर में इन्होंने कमी कर दी है बजट में। मेनका गांधी जी से पूछिए क्या बीत रही है उन पर। आधा बजट कर दिया वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का, हेल्थ का, एजुकेशन का। फायदा किसको दिया? कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 30% टू 25%। और यह वादा किया गया था कि जो कंसेशंस हैं, जो फायदा दिया जाता है, उसको हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। यानी कि पहले 30% पे 23% तक कॉर्पोरेट अपना टैक्स देते थे,
लेकिन 25% अब करने से और कम हो जाएगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि 1 साल की सरकार में रीपैकेजिंग ऑफ यूपीए स्कीम्स हुई है। यू टर्न के अनेक, मेरे पास इतना सारा रिकॉर्ड है, कभी आप फुर्सत से CNN IBN बुलाएंगे तो मैं 1-2 घंटे तक आपको बताऊंगा। लेकिन आज सीमाएं हैं, उन सीमाओं में अपने आप को बांधते हुए मैं इतना ही कहूंगा, पैकेजिंग में मोदी जी की सरकार नंबर 1, मार्केटिंग में नंबर 1, परफॉर्मेंस में। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप बैठ सकते हैं, आइए। आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी तैयारी की है। बैठिए। थैंक यू सो मच। राम माधव जी मेरे साथ हैं, अगर वो चाहेंगे तो आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। अप टू यू। मैं ये छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लेकिन मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने कहा कि पैकेजिंग में, मार्केटिंग में नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खुद नंबर 1 रहे, परफॉर्मेंस में नंबर 0 रहे। बीते 1 साल में करप्शन का एक मामला बताइए, और मैं 10 साल में कम से कम 10 मामले बताता हूं जो यूपीए की सरकार में रहे, जहां पे लाखों करोड़ों का करप्शन हुआ। माइक पे सर, माइक। सुमित जी, शुरुआत है। कंपैरिजन 1 साल का होता है। 2005 में कोई करप्शन का केस था क्या? मतलब आप ये मान रहे हैं? एक सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब 2014-2015 में आप नितिन गडकरी जी का पूर्ति ग्रुप ले लीजिए, किस तरह से शेल कंपनीज बनाकर उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर्स तैयार किए। चौल में रहने वाले लोग डायरेक्टर बन गए। जिस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बड़े बड़े करोड़पति बन गए, उनको खुद को नहीं मालूम कि हम किसके डायरेक्टर हैं। और तो और जिस कंपनी को उन्होंने ठेके दिए थे नितिन गडकरी जी ने 94 से 99 के बीच, उस कंपनी में जो कि खुद कह रहा है कि मैं एनपीए होने जा रहा हूं, उस कंपनी के 60 लाख शेयर खरीद लिए। और तो और 164 करोड़ रुपए का उसको लोन दे दिया अगेंस्ट 0 एसेट्स। इसको आप क्या कहेंगे? ऐसा ही नहीं है। इन्होंने कहा था मेरी सरकार में कोई क्रिमिनल व्यक्ति नहीं रहेगा। मैं आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दिए देता हूं जिनकी है। जहां तक करप्शन का सवाल है, क्रोनी कैपिटलिज्म के कई हमारे पास बातें हैं, उस पर आप चर्चा करना चाहें तो मैं कहने के लिए तैयार हूं। लेकिन करप्शन को रोकने का सबसे बड़ा एक फोरम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपने आज 39,000 अपील्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने पेंडिंग है। सीवीसी करप्शन पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला की संस्था है, वहां आपने पद नहीं भरा। लोकपाल का पद आपने भरा नहीं। भाई शिकायत किससे जाके करें? मीडिया तो हमारी बात सुनता नहीं है। अगर मीडिया आपकी बात नहीं सुनता तो हम दोनों शायद इस वक्त मैं आपको बताता हूं, व्यापम का केस, ऐसा भ्रष्टाचार का प्रकरण कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। मध्य प्रदेश में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई ऐसा प्रकरण बता दीजिए जहां हजारों करोड़ रुपए लिए गए हैं। वहां का मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग गिरफ्तार, स्वयं गवर्नर साहब पर एफआईआर दर्ज, बड़े बड़े अधिकारियों पर हमने मोदी जी को लाके कहा कि आप कहते थे चुनाव के पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं आपके पास प्रमाण दे रहा हूं कि खा रहे हैं, रोकिए, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप भी खा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपने अच्छी बात है कि 2 चीजें, पूर्ति घोटाला जब हो रहा था तथा कथित, आपकी उस वक्त महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं रोक लिया आपने? ये घटना आज तो ही नहीं, बीते 1 साल में। नितिन गडकरी जी का ये मामला तो कई साल पुराना है। और दूसरा, व्यापम वाली बात आपने की, उस वक्त भी दिल्ली में आपकी सरकार थी,
तब आपने क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करी? राज्य सरकार पर क्यों नहीं दबाव डाला? राज्य सरकार चुनकर उस व्यापम घोटाले के बाद शिवराज सिंह तीसरी बार चुनकर आ गए, तो किसकी बात सही मानी जाए? सुमित जी, पहली बात तो यह है कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने पूर्ति ग्रुप पर छापे डाले थे और पूरे केस स्पेशल फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन को, एसएफओ को दिए हुए हैं। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो उजागर करें, करना चाहिए। व्यापम के मामले में हमने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राज्य सरकार उसकी अनुशंसा ना करे। अब आप बताइए हम लोग क्या करते? लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी उन करोड़ों युवकों के साथ जो अन्याय हुआ है, मेरे समय शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने में कोई फीस नहीं ली जाती थी। भाजपा की सरकार में 400 से 600 रुपए प्रति फॉर्म ली जाती है और पहले से फिक्सिंग हो जाता था। जो लोग पैसे देते थे उनकी नियुक्तियां होती थी। सब प्रमाण है, मैं नहीं बात कर रहा हूं। ठीक, बीजेपी की तरफ से बहुत से लोग बैठे हैं जो सवाल पूछ लेंगे आपसे। मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। एक साल की बात हो रही है। इस एक साल में जब शुरुआत हुई थी 26 मई 2014 को, तो विपक्ष नेस्तनाबूद दिखाई दे रहा था। विपक्ष बिखरा हुआ था, विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा था। इन एक सालों में कम से कम राहुल गांधी का रिवाइवल हो गया है। तो राहुल गांधी इन 56 दिनों में कहाँ गए, कौन सी बूटी खा के आए हैं, कौन सी औषधि खा के आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। आप तो उनके गुरु हैं। मैं उनका कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, राहुल गांधी कहाँ गए थे, अगर किसी को जानकारी हो सकती तो प्रधानमंत्री को हो सकती है, गृह मंत्री को हो सकती है, तो एसपीजी प्रोटेक्टी है। मुझसे क्यों पूछते हैं? एसपीजी लेके गए थे जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एसपीजी के साथ गए थे? मैं तो ये कहता हूं कि एसपीजी प्रोटेक्टी अगर एसपीजी नहीं ले जाता है तो इसको उजागर करना चाहिए केंद्र सरकार को। क्यों चुप बैठी है सर केंद्र सरकार? मैं चाहूंगा राम माधव जी के पास माइक ले आए। नहीं, इसलिए इसलिए क्योंकि आपके पास उसका उत्तर नहीं होता। नहीं, एक आपके पास उत्तर नहीं होता राम माधव। जरा गोविंद जी से बात करिए। भाई दिग्विजय सिंह जी झूठे आरोप पत्र लेकर हाईकोर्ट में जाते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने इनके आरोपों को खारिज कर दिया, कहा कि झूठे दस्तावेज है। इनकी बातों को ध्यान मत दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। राम माधव जी, आप मुझे उस हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने आपका दस्तावेज गलत है खारिज कर दिया। भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। अरे आपके हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ ना। आप लोग 2000 लोग मध्य प्रदेश में नहीं करना। भाई आइए सर, आइए राम माधव जी, प्लीज कम बहस नहीं करना। देखिए आपके चैनल में गंभीर बहस होता है, मैं जानता हूं। मैं दिग्विजय सिंह जी से गंभीर बहस की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए नहीं करता हूं। नहीं, मैंने माइक आपको इसलिए बुलवाया था। ऐसा है माधव जी, उस हाईकोर्ट का ऑर्डर मुझे दिखा दीजिए। नहीं, इतना हास्यास्पद आपकी बहस है। मैं कह रहा हूं 2000 लोग उनके ऊपर आरोप होकर जेल गए हैं, आप संतुष्ट नहीं है। लाखों करोड़ खाने वाली सरकार की प्रतिनिधि आप है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है और आप वहां कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट के निरीक्षण में हो रहा है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट का कंप्लीट चीफ जस्टिस के सुनिए ना, आप सुनने का धैर्य रखिए। सुनाइए। तो लेकिन उतना इतना समय काट कर मुझे और दीजिएगा। धैर्य ना, आप बहुत बोले हैं। देखिए हाईकोर्ट के निरीक्षण में व्यापम का पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये झूठे दस्तावेज लेके जाते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। कोर्ट कहता है कि यार तुम्हारा दस्तावेज गलत है। अगर गलत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए ना। राम माधव जी, अगर मेरा दस्तावेज गलत है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन लाइए, मेरे को गिरफ्तार करिए। मेरे को जरूरत नहीं। अगर मेरे दस्तावेज खिलाफ गलत हैं, झूठे हैं, तो मैं चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, हाईकोर्ट को और राम माधव को कि मेरे को गिरफ्तार करिए। आपका हाईकोर्ट में दस्तावेज हाईकोर्ट ने खारिज किया ना परसों ही। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? देखिए, अरे अब मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो? मुझे क्या करना है? आप गए हो कोर्ट में, आपको लोग हाईकोर्ट ने कहा झूठे हो, तब सच साबित करो ना। मैं झूठा नहीं हूँ। आप झूठे हैं, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा यू आर ए लायर। हाईकोर्ट ने कहा यू आर ए लायर, यू आर लाइंग।
You show me that order of the High Court. Show me that order. नहीं तो आप हाईकोर्ट में दस्तावेज लेकर गए, उसका क्या हुआ बता दीजिए। उन्होंने कहा है इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि दस्तावेज झूठ है, सरकार ने हाईकोर्ट ने माना और आपके केस को फर्जी मानकर आपको ये कर दिया। मैं फिर आपको दोहराता हूं, अगर मेरा दस्तावेज अगर गलत है, फर्जी है, तो मैं चुनौती देता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, हाई कोर्ट को कि मुझे गिरफ्तार करे। सुन लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आगे बढ़ते हैं, ये गाड़ी फंस गई। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो कुछ कहा है आज भी उस पर कायम हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको यह बात की शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। और जो दस्तावेज आप बता रहे हैं वो आपने चोर से ही पूछ लिया, जिसके खिलाफ मेरी शिकायत है कि एसटीएफ ने और एसटीएफ के साथ साथ इंदौर पुलिस ने आपके इसमें टेम्परिंग की है एविडेंस में। उन्हीं से आपकी सरकार आपकी हाईकोर्ट और आपका एसआईटी पूछ रहा है कि ये टेम्परिंग हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए सुमित हाईकोर्ट पर क्या आरोप लगा रहे, देखिए हाईकोर्ट पर आरोप लगा रहे कि हाईकोर्ट झूठा आधार लेकर काम कर रही है, आरोप हाईकोर्ट पे लगा रहे हैं। उतनी मेरी भी है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, चुनौती राम माधव को, चुनौती शिवराज सिंह चौहान को, चुनौती नरेंद्र मोदी को कि मुझे गिरफ्तार करा के बताएं। मैं आगे बढ़ता हूं। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों समझ रहे हो? आप एक झूठा दस्तावेज दिया है, हाईकोर्ट ने उसको नकार दिया, आप जो करना है करो ना। झूठा दस्तावेज देना क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं ये बताइए। अच्छा सुनिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और लोग भी हैं, हम ये आपको दोनों का अलग से डिबेट करा लेंगे टीवी पे बुला के। वो आएंगे नहीं, घबराते हैं। अच्छा, कांग्रेस में बहुत भाई ऐसा है, कांग्रेस में बहुत अच्छे गंभीर लोग हैं, उनसे हम हमेशा करते हैं। रामाधव जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा था, मैंने माइक इसलिए आपके पास बुलवाया, इनके पास जब उत्तर नहीं होता तो यही कहते हैं। नहीं, आपने एक और बड़ा इल्जाम लगाया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि राम माधव जी बताएं कि ये विदेशों में कैप्टिव ऑडियंस कहां से आती है। राम माधव जी नरेंद्र मोदी जी की तमाम सभाओं के पहले उन देशों में दिखे जाते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, तो क्या ये कैप्टिव ऑडियंस की बात आरोप ठीक है कांग्रेस जो लगा रही है आपके ऊपर? इसलिए मैं कहा ना, कोई गंभीर बात है तो चर्चा करे, हास्यास्पद बातों पर नहीं। ले जाए वो भी करे। ये हमेशा ऐसे ही होता है, इनके पास जब उत्तर नहीं होता है तो इसी प्रकार से टाल देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए राम माधव जी, स्वदेशी जागरण मंच की जो चिंताएं हैं, इनकी हालत देखिए, इनका युवराज कहाँ गायब हो गया, इनको मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इसकी जांच करें। मोदी जी हमको बताए। अरे भाई वो कहा है मालूम होता है ना, मैं आगे कहूंगा नहीं, विपස්සना में नहीं थी, इतना मैं बता देता हूँ। ऐसा है, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए। कहाँ थे राम माधव जी? वो राहुल गांधी कहाँ थे? विपස්සना में नहीं थे तो कहाँ थे? बता दीजिए ना, बता दीजिए राम माधव जी, बता दीजिए। भाई आप लोगों के बहुत चीजें बताना पड़ता है, बताना है तो कौन कहा, किसके साथ, किस मंदिर में जा रहा है, क्या कर रहा है, सब जानते हैं। आप कृपया राम माधव जी बता दीजिए, बताइए। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज आपसे पूछना क्योंकि कल्याणी जी हाथ खड़े कर रही है, कल्याणी जी सवाल पूछना चाहती हैं। मैं पीछे भी आता हूँ। कल्याणी जी वहाँ प्लीज माइक दे दीजिए कल्याणी जी को। वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर हमारे साथ हैं, उनका सवाल है दिग्विजय सिंह के लिए। जी कल्याणी जी। थैंक यू। दिग्विजय सिंह जी, आपने ये बोला कि मोदी जी नंबर 1 इन पैकेजिंग एंड ऑल्सो मार्केटिंग, तो why can't you also do the same marketing and the packaging? Well, thank you. We would like to hire EPCO worldwide for that. You have enough money, I am sure you can do it. Sorry, we don't. कुछ और सवाल है? कोई सवाल पूछना चाहता है? सॉरी, नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता, सीधा चैलेंज स्वीकारती हुई राम माधव से बैटन नुपुर ने ले लिया है। दिग्विजय जी नमस्कार। मैं आपने 2 चीज़ें कही, एक तो सवाल इनका ही है, उसको आगे जोड़ूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि कोल ऑक्शन के लिए जब हम चाहते थे कि एक लॉ लाए, बिल लाए, तो आपने पास नहीं किया। बिल पास नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि स्कैम कर दो। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो रूमर तो ये भी था कि कांग्रेस ने कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में।
अब अगर 500 में ये हुआ तो फिर 2019 में कितना खर्च करने का इरादा है? धन्यवाद। पहली बात तो ये बहन कि वैसे मैं शायद आपकी पोती की उम्र की होंगी, लेकिन ठीक है, वो भी स्वीकार है। नहीं, ऐसा है, एक बात बताऊं मैं आपको, अ मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स, आई फील यंग, एनी कंप्लेंट? मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोयले का बिल हम लोग लाए थे, पास भी कराया था, नियम भी बना दिए थे, उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? एक, दूसरा, अगर कहीं स्कैम हुआ है तो हमने ही सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बिठाया था और किसी ने नहीं बिठाया था। as far as that budget for election campaign is concerned, the ratio was 1:10 between Congress and BJP. BJP was 5,000. नहीं, बट मेरा वही सवाल था कि आगे कितना का ख्याल है। लेकिन मैं कोल की बात एक जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं उस समय होती थी और द यूथ विंग ऑफ बीजेपी filed around 745 complaints naming the prime minister who was also the acting coal minister when all these allocation to kits and kin happened. And why I can say this with confidence is because आपने AG का भी opinion लिया था और उसमें इन्होंने ये साफ-साफ कहा था कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें कि वो प्राइम अक्यूज नहीं हो सकते, द प्राइम मिनिस्टर। और मैं कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वो कंप्लेंट मैंने ड्राफ्ट की थी। ठीक है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और कंप्लेंट हमने की थी वो। मैं बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अगर इतना आपको करप्शन का ख्याल है तो नितिन गडकरी के खिलाफ भी आप देखो करिए। नहीं, लोन मैंने नहीं दिया था, नहीं, आईआरबी ने लोन 164 करोड़ दिया था, हमने नहीं दिया था। सर, मैं सवाल अगला आपसे है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। रविशंकर प्रसाद अभी इसी आपके पहले इसी सेशन में थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि हाँ सूट बूट की सरकार है पर ये झूठ बूट की सरकार नहीं है। यानी आपकी सरकार झूठ बूट की सरकार थी, आप लोग वादा खिलाफी कर रहे थे, आप लोग जो प्रॉमिस कर रहे थे उसको डिलीवर नहीं कर रहे थे। अच्छा, सूटकेस की सरकार। एक बात मैं आपको बता दूं, रविशंकर जी मेरे मित्र हैं, होते तो मैं उनसे बात करता लेकिन बात यह है कि जितने यू टर्न यूपीए सरकार ने एक साल में किए हैं, मैं समझता हूं किसी और ने नहीं किए होंगे। एक मेरे पास आर्टिकल अभी आया, सॉरी, जो जितने यू टर्न एनडीए सरकार ने किए होंगे उतना मैं समझता हूं किसी सरकार ने नहीं किए होंगे। और उसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि अनेक आर्टिकल अब आ रहे हैं कि ये सरकार एनडीए सरकार नहीं है, यूपीए 3 सरकार है, क्योंकि वही सारी पॉलिसी जो यूपीए ने चलाई वही ये सरकार चला रही है। अनुराग मित्तल सवाल करना चाह रहे हैं, पीछे माइक पहुंचा दें। अनुराग एक बार आप खड़ा, हाँ बस, थैंक यू। अपना परिचय भी दे दीजिएगा अनुराग, मैं तो आपको जानता हूँ सबके लिए। सर, मैं अनुराग मित्तल, मैं एडीआर के साथ रह चुका हूँ, पूरा नेशनल इलेक्शंस कवर किया था और रिसेंटली मैं वर्ल्ड बैंक में भी काम कर चुका हूँ। करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ एज अ कंसल्टेंट इन्वॉल्व हूँ। मेरा सर एक बेसिक क्वेश्चन है, अभी ये मार्केटिंग और पैकेजिंग की बात हो रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये अभी एक अमित शाह ने भी कैंपेन शुरू की थी कि आप टेलीफोन पर रजिस्टर कर सकते हैं और फिर कांग्रेस ने भी स्टार्ट की। आज की डेट में प्रॉब्लम यह, इलेक्शन से पहले हर एक कोई कैंडिडेट रीच आउट करता है, चाहे मल्टीपल एसएमएस आते हैं, कॉल करते हैं, सभाएं होती हैं। ये मेरा कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी है, जैसे राहुल गांधी इतनी जगह जाते हैं, आज दिल्ली में, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमने भी बड़ी ईमेल्स की थी कांग्रेस को कुछ सजेशंस के लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आज भी जो अगर कांग्रेस हार गई है, चाहे बीजेपी के भी अगर कुछ कैंडिडेट हारे हैं, कोई रीच आउट नहीं करता है इलेक्शंस होने के बाद। एक कनेक्टिविटी फैक्टर अगर ये संवाद बनाया जाए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, चाहे आप जीते या हारें, तो ये बहुत लॉन्ग वे जा सकता है। आज मुझे दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है, नो बडी इज विजिबल एंड इट अप्लाइज टू बीजेपी, इट अप्लाइज टू कांग्रेस, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टिव, आम आदमी पार्टी, इवन आम आदमी पार्टी, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली दे आर फार बेटर ऑन अ न्यूट्रल बेसिस। आई एम सेइंग, मेरा एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन है सर
मेरा कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, राहुल गांधी, ये मेरे साथ एक 70 इयर्स ओल्ड की सीनियर सिटीजन बैठी हैं, और मैं बड़ा ओपनली बोलना चाहता हूं, जब बीजेपी का बहुत ज्यादा वो चल रहा था, उस वक्त इनके कुछ सेंटीमेंट से सोनिया गांधी जी के साथ इन्होंने बड़ी कंस्ट्रक्टिव मेल्स लिखी थी कि ये पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं, और इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे. टिल डेट नो रिस्पॉन्स हैज कम, बट इफ समबडी कुड. आंसर ले लेते हैं, काफी लंबा सवाल हो गया. No, I totally agree with you. मैं खुद अपने आप को बताता हूँ. My mobile phone is known to everyone, and every morning I reply to more than 100 to 150 SMSs, whoever is sending it. Connect is the most essential part of any public life, and yes, I think there were some gaps in the Congress organizational structure. उन gaps को fill up करने के लिए राहुल गांधी जी has discussed this issue with all the senior leaders. Then the background paper was sent, and we are planning a roadmap ahead on how better we can communicate with everyone. And with greatest regard for the lady next to you, if she has an issue, after this I can meet her. And I'll personally see that she meets the Congress president. एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ माइक दे दीजिए. जयदीप कर्णिक एक सवाल पूछना चाहते हैं. लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, फिर राम माधव जी को बुला रहा हूं. दिग्विजय सिंह जी, आपने बहुत सारी तीखी बौछारें की हैं भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए की सरकार पर. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं केवल मोदी जी का प्रचार हो रहा है और सारी गंगोत्री पीएमओ में सिमट गई है. कांग्रेस की भी सारी गंगोत्री गांधी परिवार में सिमट गई है. आपके पास राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी हो सकते हैं, पर आप उसको देश की मजबूरी बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? दूसरी बात यह है कि आपने कहा, आपने ये भी कहा कि एनडीए में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इतनी बड़ी चुनावी हारों के बावजूद, विधानसभा की और आम चुनाव की इतनी बड़ी हार के बावजूद, कांग्रेस ने अपने आप को फिर से, क्योंकि देश एक मजबूत विपक्ष भी चाहता है, आप 44 सीटों पर हैं, लेकिन जिला और शहर स्तर पर जिन कांग्रेस के अध्यक्षों ने हार के लिए जो जिम्मेदार थे उनको अभी तक हटाया नहीं गया है. आपकी नीचे से नेटवर्क खड़ी नहीं हो पा रही और आप अभी तक केवल उनके आरोपों पे लगे हुए हैं. ठीक जवाब देता. ये इतना मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, और हार जीत अगर नहीं होगी तो वो प्रजातंत्र किस प्रकार का. जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया है, कहां गैप्स हो गए, कहां कमी रही, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. अब कांग्रेस पार्टी का नेता कौन है तो हमको तय करने दीजिए ना. मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, सॉरी. बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं. दिग्विजय सिंह जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद सो मच, आपने वक्त निकाला. थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है कि राम माधव जी की बातों का आपने बुरा नहीं माना होगा. मेरी बातों का आपने बुरा ना माना हो राम माधव जी. थैंक यू. लेकिन इतना जरूर आपके इंटरेक्शन में जरा स्वदेशी जागरण मंच का और गोविंदाचार्य जी के बारे में जरूर कहिएगा.